नमस्कार मेरे अभिन्न मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हमने तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। केरल के वायनाड में जो भूस्खलन घटित हुआ है उसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, तो जो आज का जो टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसे भी बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट चर्चा में क्यों आया है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो वायनाड जो कि केरल का एक गांव है, वहाँ पर एक त्रासदी आई है। त्रासदी क्या आई है? भूस्खलन हुआ है। ठीक है, भूस्खलन ने तीव्र पर्यावरणीय क्षरण और उच्च जनसंख्या घनत्व वाले पश्चिमी घाट के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं, इसलिए आपका जो पश्चिमी घाट है वो चर्चा में है। तो सबसे पहले हम पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो यह भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर तक 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख भू आकृतिक विशेषता है। ठीक है, आपको दोस्तों पता है कि भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कितने? 4 में बांटा जाता है। ठीक है, तो उसमें से ये एक आपका है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, भारतीय प्रायद्वीप भाग, और उसी की सबसे मुख्य जो भू आकृति विशेषता है वो आपकी पश्चिमी घाट है। अब ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि 6 राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है, इस श्रेणी यानी पश्चिमी घाट श्रेणी का जो उत्तरी महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र का भी जो उत्तरी भाग है वहाँ पर इसे सह्याद्री कहते हैं, और केरल में इसे सह्या पर्वतम के नाम से जाना जाता है। किसको? पश्चिमी घाट को। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको पश्चिमी घाट का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भाग है भारत का। ठीक है, जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका पश्चिमी घाट है, और ग्रीन कलर के पश्चिम में जो ये कलर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके जो पश्चिम में है वो अरब सागर है। आपका अरब सागर इसके पश्चिम में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक ये 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, और लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल, ये 6 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसे भी आप समझ गए होंगे अब इस चित्र के माध्यम से। दोस्तों, ये जो घाट है वो निरंतर है, यानी कहीं पर कटा फटा नहीं है। एक बार शुरू हुआ है तो वो निरंतर है, कहीं भी कटा फटा नहीं है, और केवल दर्रे के माध्यम से ही इन्हें पार किया जा सकता है। अब दर्रा क्या होता है? तो 2 पर्वतों के मध्य का भाग जो आने जाने का रास्ता प्रदान करता है उसे हम दर्रा यानी पास कहते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं प्रमुख जो दर्रे हैं दोस्तों इस घाट पर? वो हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सेनगोट्टा गैप, ये 4 प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे दर्रे हैं, उन्हें भी हम आगे देखेंगे। तो आपको ये जानना है कि ये दर्रे किसको किससे जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पाल घाट पलक्कड़ कोयम्बटूर को जोड़ता है, सिनगोट्टा गैप तिरुवनंतपुरम और मुंबई को जोड़ता है। ठीक है, तो इनकी आप लोकेशन भी देख सकते हैं। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों महाराष्ट्र में हैं, पाल घाट और सिनगोट्टा गैप ये दोनों केरल में पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में दिया गया है आपको पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में। थाल घाट, जिसे कसरा घाट के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। इसके बाद है भोर घाट, जो कि मुंबई
को खोपोली के माध्यम से पुणे को जोड़ता है। पलक्कड़ गैप यानी कि पाल घाट, ये कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, पलक्कड़ के केरल से जोड़ता है। इसके बाद है अम्बा घाट दर्रा जो कि महाराष्ट्र में ही है, ये रत्नागिरी ज़िले को कोल्हापुर से जोड़ता है। नाने घाट दर्रा ये पुणे ज़िलों को जुन्नर शहर से जोड़ता है जो कि महाराष्ट्र में ही है। अंबोली घाट दर्रा ये भी महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी को कर्नाटक के बेलगाम से जोड़ता है। पश्चिमी घाट ये प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। इसके बाद है कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। यहाँ कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप भारत का मानचित्र ध्यान से देखोगे तो पश्चिम में भी एक घाट है और पूरब में भी एक घाट है, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट है वो पूरब की घाट की अपेक्षा ऊंचा है, ठीक है। और यहाँ हमने बताया था कि जो पश्चिमी घाट है वो निरंतर है, यानी कटा फटा नहीं है, लेकिन पूर्वी घाट बीच बीच में कटा फटा हुआ है। और ये कटा इसलिए है, यानी गैप पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि नदियों ने इसे काटा है बीच बीच से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है, यानी जैसे ही आप नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो पश्चिमी घाट की जो ऊंची चोटियों में अनाईमुडी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो कि 2637 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट उत्तर में सतपुड़ा रेंज यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से गोवा के दक्षिण में, कर्नाटक के मध्य और केरल व तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ये इसका विस्तार है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि इन पर्वतों का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के विखंडन के दौरान हुआ था। अब ये गोंडवाना महाद्वीप क्या था? तो दोस्तों, आज अगर आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो पाएंगे कि महाद्वीपों का और महासागरों का जो वितरण है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन पहले ये सभी महाद्वीप एक ही जगह पर होते थे। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है तो संपूर्ण महाद्वीप एक ही जगह पर थे, जिसको नाम दिया जाता था पैंजिया, ठीक है। अब इस पैंजिया का दो भागों में विखंडन हुआ, यानी कि दो भागों में बट गया। तो उत्तर के भाग को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, ठीक है। इसके आगे अंगारा लैंड का भी विखंडन हुआ, और अंगारा लैंड का मान लीजिए, ये फिर से हम बना देते हैं, ये अंगारा लैंड है उत्तर का और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड है। तो जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तो उससे आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बना, महाद्वीप बने। और जो गोंडवाना लैंड था, जब इसका विभाजन हुआ तो इससे आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी गोंडवाना के विखंडन से ही आपके पश्चिमी घाट का भी निर्माण हुआ है। ये पर्वत यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत भारत के पश्चिमी तट पर जुरासिक काल के अंत और क्रेटेशियस काल के आरंभ में तब आए जब भारत अफ्रीकी महाद्वीप से अलग हुआ था, ठीक है। यानी कि भारत की स्थिति आज जहाँ पर आपको दिखाई देती है वहाँ पर उसकी स्थिति नहीं थी। भारत पहले अफ्रीका से लगा हुआ था। मान लीजिए ये अफ्रीका है आपका और ये आपका एशिया है। तो भारत पहले यहाँ पर था और यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए आज की स्थिति में ये यहाँ पर है। तो जब ये टूट करके अफ्रीका से अलग हुआ उसी समय आपके पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। और ये कब की घटना है? ये जुरासिक काल और क्रेटेशियस काल के आरंभ में हुआ था, ठीक है। पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जैविक विविधता है और स्थानिकता का असाधारण उच्च स्तर है, यानी कि पश्चिमी घाट जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट का महत्व क्यों है इतना। तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी संख्या में
बारहमासी नदियों को जल प्रदान करता है। बारहमासी नदियों कहने का मतलब है जिन नदियों में 12 महीने जल उपलब्ध रहता है वो बारहमासी होती हैं आपकी। तो इन्हें जल कहाँ से मिलता है? तो पश्चिमी घाट से मिलता है, जिनमें पूर्व की ओर बहने वाली 3 प्रमुख नदियों में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में गोदावरी का उद्गम स्थान बताना है और इसकी कुल लंबाई कितनी है ये बताना है और इसकी सहायक नदियों के बारे में बताना है। ठीक है, यानी इन तीनों नदियों के बारे में आपको बताना है, इनका उद्गम स्थान कहाँ पर है, इनकी लंबाई क्या है और इनकी सहायक नदियाँ क्या हैं, कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। घाटों के ऊंचे पर्वतीय वन पारिस्थितिक तंत्र भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करते हैं। यानी जो पश्चिमी घाट में वन पारिस्थितिक तंत्र है वह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। पश्चिमी घाट वर्षा लाने वाली नम हवाओं का सामना करके घाट की पश्चिमी ढलानों पर पर्वतीय वर्षा का कारण भी बनते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये अगर आपका भारत है और ये आपका पश्चिमी घाट है तो यहाँ पर आपका अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर से जब हवाएं पूर्व की ओर चलती हैं तो ये पश्चिमी घाट से टकराती हैं और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर वर्षा करती हैं। ठीक है, तो ये भी आप इसके लिए भी इसका महत्व है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के पृथक्करण में यह एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी पारिस्थितिक कार्य निभाता है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका के आर्द्र क्षेत्र में इसके भौगोलिक विस्तार को अब जैव विविधता के 8 गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। यानी जहाँ पर दोस्तों जैव विविधता बहुत अधिक होती है उन्हें हम हॉट स्पॉट यानी गर्म स्थलों के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसके साथ ही बताना है कि विश्व में हॉट स्पॉट कितने हैं। ठीक है, गौरतलब है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है जो पश्चिमी घाट है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके हेड कौन हैं और इसके मेंबर देश यानी सदस्य देश कितने हैं, यूनेस्को के बारे में बताना है। अब देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट को क्या खतरे हैं, यानी पश्चिमी घाट किन खतरों से जूझ रहा है। तो बहुत अधिक खनन कार्य, यानी कि जहाँ पश्चिमी घाट में जो खनिज पाए जाते हैं उनका खनन कार्य बड़े पैमाने पर होता है, इससे भी उसे खतरा है। इसके अलावा दोस्तों वृक्षारोपण, यानी यहाँ पर जो वन है उनको काटा जा रहा है बड़े पैमाने पर, इससे भी खतरा है। वन उपज का निष्कर्षण, इससे भी खतरा है। इसके अलावा बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं भी पश्चिमी घाट पर निर्माणाधीन हैं, इसके कारण भी खतरा है। पशु चराई भी बड़े पैमाने पर होती है, इससे भी खतरा है। और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण भी पश्चिमी घाट को बहुत अधिक खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगर ये खतरे हैं तो सरकारी उपाय कौन कौन से किए गए हैं ताकि पश्चिमी घाट को बचाया जा सके इन खतरों से। तो भारत सरकार ने कई संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व मानव पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए, 13 राष्ट्रीय उद्यान विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए, कई वन्यजीव अभयारण्य और कई आरक्षित वन क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ये भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। इसके अलावा अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, जिसे इसके अध्यक्ष माधव गाडगिल के नाम पे भी जाना जाता है, यानी 2011 में अगस्त 2011 में एक गाडगिल समिति बनाई गई। ठीक है, जिसने भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग था। यानी ये जो गाडगिल समिति थी इसके बारे में बताया गया है। तो इस आयोग ने कहा क्या, उसने कहा कि पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया जाना चाहिए और इसके विभिन्न क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशीलता के 3 स्तर सौंपे जाने चाहिए। ठीक है,
इसके बाद अगली समिति बनाई गई थी, उसका नाम था कस्तूरीरंगन समिति, जो कि 2013 में बनाई गई थी। इसने गाडगिल रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के विपरीत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जो गाडगिल समिति थी उसने कहा कि पश्चिमी घाट बहुत पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, अतः वहाँ पर विकास कार्य नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन जो कस्तूरीरंगन समिति है उसने कहा कि विकास कार्य तो किए जाने चाहिए, लेकिन पर्यावरण का संरक्षण में ध्यान में रख करके, और इनके बीच ही हमें संतुलन स्थापित करना है। यानी विकास भी होता रहे और पर्यावरण संरक्षण भी होता रहे, ये कस्तूरीरंगन समिति ने कहा था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि पश्चिमी घाट आखिर चर्चा में क्यों है। इसके बाद हमने देखा पश्चिमी घाट के बारे में कि ये कितने राज्यों से होके जाता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात की हमने। इसके अलावा पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों को देखा। ठीक है, और वो किसको किससे जोड़ते हैं ये भी देखा। ठीक है, इसके अलावा ये किस महाद्वीप के विखंडन के दौरान बना और किस काल में बना था ये भी हमने देखा। और पहले भारत किस महाद्वीप का भाग था ये भी देखा। इसके बाद पश्चिमी घाट के महत्व पर हमने चर्चा की। ठीक है, इसकी प्रमुख नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में बताया कि इसके महत्व के बारे में हमने देखा। इसके बाद पश्चिमी घाट को खतरा किन किन कार्यों से है ये भी देखा, और इसके बाद इन खतरों से निपटने के लिए सरकारी उपाय क्या किए गए हैं इसके बारे में बात की, जिसमें हमने प्रमुख रूप से गाडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति, इसके अलावा कुछ बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान आदि पर चर्चा की हमने। ठीक है दोस्तों जो PDF होगा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।